बढ़िया। प्रधानमंत्री ने कहा भाजपा कार्यकर्ता होना गर्व। नितिन नवीन पार्टी विषयों पर उनके भी बॉस। घुसपैठ, आदिवासियों की उपेक्षा और वोट बैंक की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा। लोक भवन का विद्यार्थी हितों की रक्षा पर जोर। राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक को दी स्वीकृति। विश्व आर्थिक मंच में झारखंड पेवेलियन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा सार्थक चर्चाएं राज्य के विकास को प्रदान करेंगी नई गति। कई कंपनियां सहयोग और निवेश को इच्छुक। और संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता, 2 गिरफ्तार। अपराध की योजना पर फिरा पानी, हथियारों का जखीरा भी बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में आज नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हुई, जिसके साथ ही आज से पार्टी के नवीन युग का आगाज भी हो गया है। इस संगठन पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें भाजपा कार्यकर्ता होने पर गर्व है। नितिन नवीन पार्टी विषयों पर उनके भी बॉस हैं। 45 वर्षीय नितिन नवीन को औपचारिक रूप से भाजपा का अध्यक्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार के 5 बार के विधायक नवीन पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, जिनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने किया। भाजपा के संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने नितिन नवीन को चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा। संगठन पर्व के दौरान पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य इकाई के अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता होना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अनुशासन से चलने वाली पार्टी है और इस नाते नितिन नवीन उनके बॉस हैं। आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि पिछले 11 वर्ष पार्टी के लिए जनविश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। प्रधानमंत्री ने आने वाले 25 वर्षों को भी विकसित भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि नितिन नवीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है
जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है, इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस दौरान श्री मोदी ने देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठियों को बड़ा खतरा बताया और पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्हें संरक्षण देने वाली पार्टियों को बेनकाब करने का आह्वान किया। उन्होंने आदिवासी समुदायों की उपेक्षा, वोट बैंक और परिवारवाद की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भाजपा मुख्यालय में आयोजित पदभार ग्रहण सह अभिनंदन समारोह के दौरान अपने पहले संबोधन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि परिवार से मिले संस्कार और पार्टी के विचारों तथा आदर्शों को आत्मसात कर वे समर्पण की भावना से काम करेंगे। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। अपने पहले संबोधन में नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व हम सबके लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना है। साथ ही इस दौरान नितिन नवीन ने विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया है। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। नितिन नवीन ने संघर्ष से शिखर तक का सफर तय किया है। रांची से भी उनका खास नाता रहा है। देखिए खास रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती आई है। ये वो संगठन है जहां पद और जिम्मेदारियां योग्यता और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों के आधार पर मिलती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है बिहार के युवा नेता नितिन नवीन, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और अपनी कड़ी मेहनत से आज भाजपा के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए। जमीनी स्तर पर गहरी पकड़, अनुशासित संगठनात्मक कार्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से निरंतर आगे बढ़ने की राजनीतिक कला ही नितिन नवीन को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। मात्र 45 साल की उम्र में वे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक पद पर आसीन होने वाले सबसे युवा नेता बन चुके हैं। उनकी ये पदोन्नति भाजपा में हो रहे गहन बदलाव का स्पष्ट संकेत है। एक ऐसी पार्टी जो चमक दमक, करिश्मा या पारिवारिक प्रसिद्धि के बजाय कैडर आधारित राजनीति, संगठन के प्रति समर्पण और इसी के दम पर लगातार चुनावी सफलता को महत्व देती है। नितिन नवीन उस दल के सच्चे सिपाही हैं। नितिन बूथ स्तर से उठकर अब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की राजनीतिक रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची, झारखंड में स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और श्रीमती मीरा सिन्हा के घर हुआ। नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना पश्चिम से बिहार विधानसभा के 4 बार के विधायक रहे। नितिन का जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ था, लेकिन वो कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन राजनीति ने नितिन को चुन लिया था। साल 2006 में उनके पिता के निधन के बाद उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया और भाजपा ने पटना पश्चिम से उन्हें उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया तो उन्होंने उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ 26 साल की उम्र में ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। साल 2006 से शुरू हुआ राजनीति का ये सफर नितिन नवीन की विनम्रता और इच्छा शक्ति के दम पर लगातार आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार निर्वाचित हुए। साल 2010, 2015, 2020 और 2025 में बैक टू बैक जीत हासिल कर उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। नितिन नवीन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास एवं आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभागों का भी कार्यभार संभाला। इसके अलावा अपने विधायी करियर के साथ साथ उन्होंने संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नितिन की जमीनी पकड़ और विनम्र स्वभाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी दी, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। सहज व्यक्तित्व, लगातार चुनावी सफलताएं, संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व शैली उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर सामने रखता है जो भाजपा के नए कैडर के नवीनीकरण की क्षमता को दर्शाता है। यही वजह है कि पार्टी ने नितिन नवीन पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व क्षमता से एनडीए को और मजबूती मिलेगी। नितिन नवीन जी आज जो मतलब अध्यक्ष बने हैं और मैं उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, एनडीए के मेंबर की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और पहली बार मतलब नौजवान कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो बिहार के रहने वाले हैं, 5 बार वो एमएलए रहे हैं, उनके पिताजी 4 बार एमएलए रहे हैं और बीजेपी से इनका बहुत नाता अनेक सालों से रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा द्वारा पारित झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विधेयक में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, नियंत्रण, विनियमन तथा न्यूनतम मानकों के निर्धारण का प्रावधान है, जिनसे विद्यार्थी हितों की रक्षा हो सकेगी। साथ ही कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच में आज झारखंड पैवेलियन का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भाग ले रहा है, जो गर्व का क्षण है।
उन्होंने विकसित भारत 2047 और समृद्ध झारखंड 2050 की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि दावोस में वैश्विक नेताओं, देशों और कंपनियों के साथ हुई सार्थक चर्चाएं राज्य के विकास और निवेश प्रयासों को नई गति प्रदान करेंगी। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से श्री सोरेन की बातचीत हुई और उन्होंने भी झारखंड में निवेश की इच्छा जताई। एक विकसित भारत का एक हिस्सा बने, उस पर हम लोगों की भी एक बड़ी भूमिका के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और जो यहां का थीम है उसके अनुरूप आने वाले 2050 का एक रूपरेखा हम बनाने के प्रयास में हैं, जहां आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। इस कड़ी में लगभग हम लोगों ने एक बड़ा कदम भी उठा रखा है। अभी लगभग 95% हम लोग अपने राज्य में ग्रीन एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई ऐसे आयाम हैं जहां अभी हमें करने की आवश्यकता है और इसी को एक्सप्लोर और यहां के जितने भी सरकारें हैं, निवेशक हैं, इनके साथ एक साझा प्रयास करने का हमारा ये उद्देश्य है। अवैध पत्थर खनन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों और उनके कार्यकर्ताओं में सीबीआई द्वारा अवैध पत्थर खनन की जांच से साफ बौखलाहट दिख रही है। साहिबगंज में पत्थर ढुलाई को रोका जा रहा है। एक तरफ हेमंत सोरेन विदेश में निवेश लाने के लिए गए हैं, दूसरी ओर उनके ही इशारों पर झामुमो के लोग दबंगई दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति रही तो झारखंड में फूटी कौड़ी का निवेश नहीं आएगा। आसू पार्टी ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ गढ़वा में मोर्चा खोल दिया है। नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी ने रंका मोड़ पर धरना दिया। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व मंत्री और पार्टी नेता रामचंद्र सहित ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। गढ़वा को भ्रष्टाचार का केंद्र बनने नहीं देना है। लोगों का जो न्यूनतम जरूरत है, जो मूलभूत जरूरत है, वो लोगों को मिल नहीं पा रहा। लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज आजसू पार्टी गढ़वा नगर परिषद में जो व्याप्त भ्रष्टाचार उसके खिलाफ ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि पुलिस को अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। पुलिस से सूचना पर छापेमारी कर एक होटल के पास से गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा, जिसके पास से हथियार और कारतूस की बरामदगी हुई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हेंदगीर गांव में छापेमारी कर एक महिला को पकड़ा। घर की तलाशी के दौरान अलमीरा से हथियार और कारतूस का जखीरा बरामद हुआ। प्रभारी द्वारा जांच टीम बनाई गई उनके नेतृत्व में और हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग लगाए थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति राजदीप नामक एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से कार्बाइन, पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ था। उसके निशानदेही पे हम लोग ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से AK-47 और SLR की मैगजीन और एक पिस्टल बरामद किया है। उन लोगों की हम लोग विधिवत गिरफ्तारी की है, आज उसको माननीय न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं।
राजदीपपुर में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और उनका आपराधिक इतिहास है। राजधानी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आज से शुरू हुई। इस दौरान वक्ताओं ने हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त आदिवासी जीवन संदर्भ विषय पर विचार रखे और आदिवासियों की जीवन शैली को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। DSPMU में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका थीम है 21 सदी के हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त आदिवासी जीवन संदर्भ। इस अवसर पर महुआ माझी ने आदिवासियों की बृहद साहित्य की चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासियों का जीवन सहजता, शालीनता और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ के साहित्य प्रेमियों से और शोधार्थियों से, स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी मातृभाषा में लिखिए और उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि मातृभाषा की चीज़ें गुम होती जा रही हैं। अपनी मातृभाषा के माध्यम से आप अपनी संस्कृति, मूल्य और परंपराओं को सामने ला सकते हैं। DSPMU के कुलपति धर्मेंद्र कुमार सिंह ने वैश्विक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए आदिवासियों की जीवन शैली की सराहना की और इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आदिवासियों को साहित्य में जगह मिली है, जो कि सराहनीय है। स्वतंत्रता के बाद जो ही आजादी मिली, हमें जनजातीय जीवन को अभिव्यक्त करने का मिला और ये जनजातीय जीवन हमें बताया कि हमारा सांस्कृतिक धरोहर क्या है, हम कैसे छोटे से, कहा जाता है ना कि हैप्पीनेस में कहता है कि व्हाट यू डिजायर, व्हाट यू एक्सपेक्ट, व्हाट यू गेन, राइट। तो हम थोड़े से में ही रहने के हम आदी हो गए हैं। हम बहुत एस्पायर नहीं करते हैं, संतोषी जीवन व्यतीत करते हैं। ये हमारा जनजातीय जीवन है। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्य में इसको उचित जगह मिलना शुरू हो गया। इस तरह के आयोजन से आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को न सिर्फ राष्ट्रीय पहचान मिलती है, बल्कि आदिवासियों के साहित्यिक महत्व का एक नया अध्याय भी जुड़ता है। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए संपूर्ण शिक्षा कवच योजना के तहत 45 दिवसीय आवासीय पठन पाठन कार्यक्रम चला। कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों की विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए 45 दिवसीय आवासीय पठन कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के पूर्ण होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 10वीं और 12वीं के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें सम्मानित किया गया। हम लोग को रेगुलर टेस्ट भी दिए जा रहे थे, तो उस रेगुलर टेस्ट में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था। उस टेस्ट में हमने एरर्स भी देखे थे, मतलब क्या गलतियां हो रही थी, क्या सही हो रहा था, और अपने कमियों को हमने पहचाना। फिर कंपटीशन हमने देखा कि कंपटीशन किस अंदाज में होता है 10th के लेवल पे या फिर स्टेट बोर्ड के लेवल पे, तो वो भी हमें बहुत हेल्पफुल रहा। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ऋतुराज ने संबोधन के दौरान कहा कि संपूर्ण शिक्षा कवच योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि बच्चे बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करें। अभी हम लोगों ने वीकली टेस्ट लिया है प्री बोर्ड के तर्ज पे ही, और साथ साथ में एक प्री बोर्ड एग्जाम पूरे जिला में लिया है। उसका मकसद यह है कि बच्चों को एक अनुभव हो जाए कि एग्ज़ाम के माहौल में कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, और साथ साथ में हम लोगों ने जितने भी हमारे क्वेश्चन बैंक हैं, मॉडल क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो सब भी सॉल्व करवाए हैं। कई बार देखा जा रहा है कि पुराने ईयर से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और उस एक एग्ज़ाम के माहौल में जब बच्चे एग्ज़ाम दे करके जाते हैं तो वहाँ पे और अच्छा परफॉर्म करते हैं। संपूर्ण शिक्षा कवच योजना के तहत विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी तो हुई ही, साथ ही उनमें आत्मविश्वास और अनुशासन भी बढ़ा है। कोडरमा से राजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में 23 जनवरी को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ की जाएगी। इसे लेकर जमशेदपुर के विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मूर्तिकार भी मां की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर इलाके में कारीगर मां सरस्वती की मूर्तियों को आकार देने में लगे हुए हैं। मिट्टी, बांस, पुआल और रंगों के बीच आस्था और परंपरा आकार लेती हुई नजर आ रही है।
पीढ़ियों से चली आ रही इस कला को आज भी कारीगर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और इसका ओपनिंग जो है वो हमारे बाप दादा लोगों जो है करते हुए आए हैं और उन्हीं के जो है देख के ही हम काम सीखे हैं और काम सीखते ही किया जा रहा है काम को। इसमें जो है लकड़ी, बांस, पुआल, काटी, सुतली, उसके बाद पेंटिंग का जो जितना आइटम है सारा चीज़। कारीगर बताते हैं कि इस बार 4 फीट से लेकर 7 फीट ऊंची प्रतिमाएं तैयार की गई हैं, जिनकी कीमत 1500 से 6500 रुपए तक है। हालांकि स्थायी बिक्री स्थल नहीं होने और सरकारी सुविधाओं के अभाव में उन्हें सड़क किनारे मूर्तियां बेचनी पड़ती हैं, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। मूर्ति में कम दाम था, अब इतना बढ़ गया, मैंने हिसाब से बेहिसाब हो गया। कस्टमर लोगों लेने वाला भी सोचने पड़ता उसको 5000, 3000, 4000, 5000। कारीगरों का कहना है कि कई बार लागत भी नहीं निकल पाती। पूजा का दिन बीतते ही महीनों की मेहनत मानो खत्म हो जाती है। ऐसे में समय रहते मूर्तियों का बिक जाना उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में फिलहाल सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 24 घंटे बाद तापमान में हालांकि फिर से गिरावट होगी और पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़क सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता होना गर्व। नितिन नवीन पार्टी विषयों पर उनके भी बॉस। घुसपैठ, आदिवासियों की उपेक्षा और वोट बैंक की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा। लोक भवन का विद्यार्थी हितों की रक्षा पर जोर। राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक को दी स्वीकृति। विश्व आर्थिक मंच में झारखंड पेविलियन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, सार्थक चर्चाएं राज्य के विकास को प्रदान करेंगी नई गति। कई कंपनियां सहयोग और निवेश को इच्छुक। असंगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता। 2 गिरफ्तार। अपराध की योजना पर फिरा पानी। हथियारों का जखीरा बरामद।